हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के टॉपिक की एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। किसकी बात करेंगे आज? एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। परमाणु के बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होता है, परमाणु की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसका स्केलेटन कैसे होगा, उसके बारे में कुछ साइंटिस्ट ने अलग अलग इसके क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले दिमाग में आता है परमाणु। किसके बारे में पढ़ेंगे? परमाणु। तो परमाणु होता क्या है, एटम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब भी पढ़ी जाती है सबसे पहले दिमाग में क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि एटम है क्या। एटम को समझाने के लिए सबसे पहले एटम्स को किसने समझाया था? डाल्टन ने। साइंटिस्ट डाल्टन। साइंटिस्ट कौन सा था? डाल्टन साइंटिस्ट था, जिसके अकॉर्डिंग परमाणु की परिभाषा कैसे दी गई? डाल्टन के अकॉर्डिंग बोला गया था परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। डाल्टन के द्वारा सबसे पहले क्या किया है, तो परमाणु के बारे में एक बात बोली गई थी कि डाल्टन ने बोला कि परमाणु एक किसी पदार्थ का परमाणु क्या है? किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसका विभाजन नहीं किया जा सके। तो डाल्टन ने क्या बताया परमाणु के बारे में? परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा पार्टिकल किसका? इस मैटर का, किसी पदार्थ का जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसको आगे क्या नहीं किया जा सके, डिवाइड नहीं किया जा सकते, उसको अपन क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। किसके अकॉर्डिंग? डाल्टन के अकॉर्डिंग। तो ये डेफिनेशन होगी एटम की कि अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लें, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए एटम होता क्या है। तो डाल्टन ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था। तो इसने क्या बताया कि परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है? परमाणु। इसी तरीके से डाल्टन के बाद कुछ साइंटिस्ट आए। डाल्टन ने तो इतनी बात कह के छोड़ दी कि परमाणु क्या होता है? छोटे से छोटा कण होता है जिसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। इसके बाद कुछ साइंटिस्ट और आए, जिसके आधार पर एटॉमिक मॉडल दिया गया। एटम्स का मॉडल, उसमें अपने को क्या चेक करनी थी? एटम की स्ट्रक्चर चेक की गई थी। तो डाल्टन के बाद जो साइंटिस्ट आए उसमें कुछ मॉडल दिए गए थे, कुछ अलग अपने साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग कुछ मॉडल दिए गए, उसके अपन बात करेंगे। तो देखना ध्यान से, एटॉमिक वो मॉडल कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो साइंटिस्ट थे जो डाल्टन के बाद परमाणु के बारे में कुछ ना कुछ बता के गए थे। तो देखना ध्यान से, मैं एटॉमिक मॉडल की बात कर रहा हूँ। एटॉमिक मॉडल, ये एटॉमिक मॉडल दो तरीके के बोले जाते हैं। परमाणु के मॉडल दो तरीके के बोले जाते हैं। एक तो होता है क्लासिकल मॉडल। इसका मतलब क्या हुआ? चिर सम्मत मॉडल पुराने मॉडल थे। कंपैरेटिवली किसके एक बोला जाता है? मॉडर्न मॉडल। आधुनिक मॉडल एक कौन सा हुआ? क्लासिकल मॉडल। तो इस क्लासिकल मॉडल में कौन कौन से साइंटिस्ट थे? एक तो साइंटिस्ट था थॉमसन। कौन सा साइंटिस्ट था? थॉमसन। तो डाल्टन के बाद सबसे पहले कौन आया था? साइंटिस्ट थॉमसन आया था, जिसने क्या बताया? इस एटम की जो स्ट्रक्चर है वो इसने क्या बताई? थॉमसन के इस परमाणु मॉडल के आधार पर, थॉमसन के परमाणु मॉडल, थॉमसन ने इस एटम की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है उसके आधार पर इसने बात की थी, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। थॉमसन के बाद जो साइंटिस्ट आया वो था रदरफोर्ड। इन साइंटिस्ट ने
वन बाय वन क्या किए, अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए, किसको लेके, इस एटम को लेके, इस एटम की स्ट्रक्चर को डिटरमिनेशन करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे। तो थॉमसन के बाद रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के बाद कौन आया, बोहर, साइंटिस्ट बोहर आया। इसने भी परमाणु को लेकर अपना परमाणु की स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए थे, उसकी भी अपन बात करेंगे। उसके बाद साइंटिस्ट आया था एक सोमरफील्ड, साइंटिस्ट सोमरफील्ड। तो थॉमसन का जो मॉडल है, थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसने डाल्टन के बाद परमाणु की स्ट्रक्चर समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट किए थे। थॉमसन का परमाणु मॉडल, एक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, एक बोहर का परमाणु मॉडल और सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। ये किस में आते हैं, चिर सम्मतियां, क्लासिकल मॉडल आते हैं, पुराने मॉडल्स कंपैरेटिवली। मॉडर्न मॉडल में कौन से आते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा। मॉडर्न मॉडल में एक तो वेव मैकेनिक मॉडल, वेव मैकेनिक्स मॉडल, ये इसको क्या बोला जाता है, क्वांटम, क्वांटम मॉडल। ये मॉडल क्या था, इसके कंपैरेटिवली, इन चारों मॉडल्स के कंपैरेटिवली क्या था, मॉडर्न था। मॉडर्न का मतलब इन चारों मॉडल में जो कमियां रह गई थी, इन चारों मॉडल्स में जो कमियां रह गई वो किसके द्वारा कंप्लीट की गई थी, मॉडर्न मॉडल या वेव मैकेनिक्स या क्वांटम मॉडल के द्वारा कंप्लीट कर ली गई थी। तो अपन वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्लासिकल मॉडल में थॉमसन के परमाणु मॉडल की सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि साइंटिस्ट थॉमसन ने एटम के बारे में, इसके एटम से रिलेटेड स्ट्रक्चर के बारे में क्या बोला था। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो मैंने कहा एटॉमिक मॉडल दो तरीके के होते हैं, क्लासिकल और मॉडर्न मॉडल। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं क्लासिकल मॉडल में थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है। देखिएगा, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है या इसको क्या बोला जाता है, इस परमाणु मॉडल के, थॉमसन के परमाणु मॉडल को क्या बोला जाता है, प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। अब बात आती है प्लम पुडिंग क्यों बोला गया, प्लम पुडिंग है क्या, देखना ध्यान से। प्लम पुडिंग एक क्रशियन खाद्य पदार्थ है। कौन सी है, क्रशियन, क्रशियन खाद्य पदार्थ है। एक तरीके का क्या होता है, खाद्य पदार्थ होता है जिसके अंदर क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, एक तरीके का खाद्य पदार्थ जिसमें जो इसकी कैविटी होती है, ये जो कैविटी है इसमें जो सामग्री मिलाई जाती है खाद्य पदार्थ में, इस कैविटी को पूरे को घेरे रहती है। और इस खाद्य सामग्री का टेस्ट बढ़ाने के लिए, इस खाद्य सामग्री का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें कुछ सीड्स लाइक स्ट्रक्चर मिलाई जाती हैं। सीड्स लाइक स्ट्रक्चर, सीड्स यानी बीज, बीज लाइक स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलती है, धसी होती है इसके अंदर, इस कैविटी में धसी होती है। जगह जगह अपने को क्या मिलेंगे, सीड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेगी। तो ये जो सामग्री है ये क्रशियन खाद्य सामग्री है जिसको क्या बोला जाता है, प्लम पुडिंग। क्या बोला जाता है, प्लम पुडिंग। तो थॉमसन ने क्या किया, इस प्लम पुडिंग खाद्य सामग्री से अपने कंपैरेटिवली अपने मॉडल से की परमाणु की, इसकी जो कंपैरिजन है, परमाणु की कंपैरिजन किससे की, प्लम पुडिंग से की। कैसे की, देखना ध्यान से। इसने कहा जिस तरीके से प्लम पुडिंग खाद्य सामग्री में इस कैविटी को ये जो खाद्य सामग्री घेरे रखती है और इसमें जो टेस्टिंग बढ़ाने के लिए इसमें जो सीड लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर धसी होती है, इसी तरीके से परमाणु में भी क्या होता है, ये परमाणु जिसके अंदर जो खाद्य सामग्री इसके अंदर इसकी कैविटी को पूरे को घेरे हुए रहती थी, वहां पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो कैविटी है इस कैविटी में क्या होगा, इस संपूर्ण कैविटी में क्या होगा, संपूर्ण कैविटी में धनावेश मिलेगा। किसने बोला, ये थॉमसन ने अपने मॉडल की कंपैरिजन किससे की कि ये जो पूरी कैविटी को कवर किए हुए है ये क्या कहलाता है, धनावेश।
तो थॉमसन ने अपने मॉडल की कंपैरिजन किससे कर ली? इस प्लम पुडिंग खाद्य पदार्थ से की, जिसने बोला ये जो कैविटी पूरे को कवर कर रही है ये क्या है? धनावेश है। इसके बाद क्या कहा इसने? जो स्वाद बढ़ाने के लिए इसके अंदर सीड लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर धसी हुई थी, तो थॉमसन ने क्या किया? इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे जो सीड लाइक स्ट्रक्चर थी उसकी किससे कंपैरिजन की? इलेक्ट्रॉन से। इस कैविटी में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं। तो सीड लाइक स्ट्रक्चर जो इस खाद्य पदार्थ में थी वहां पे थॉमसन ने क्या बता दिया? इलेक्ट्रॉन बता दिए, जो धनावेश में इलेक्ट्रॉन है धसे हुए होंगे। तो परमाणु की संरचना इसने इस आधार पर बताई कि प्लम पुडिंग से इसने कंपैरिजन करके बताया जो पूरी कैविटी को कवर कर रहा है वो क्या है? धनावेश है, और इसके अंदर जो चीज धसी होगी वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो ये किसके अकॉर्डिंग हो गया परमाणु का मॉडल? इसने क्या कहा? ये एक तरीके का क्या है? एटम है, परमाणु है। ये क्या है? एटम है। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम किसके कंपैरेटिवली बात की थी इसने? प्लम पुडिंग से कंपैरिजन करके इसने परमाणु की स्ट्रक्चर बताई। तो ये किसका मॉडल हो गया? थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब हम बात करते हैं सेकंड। ये तो हो गया थॉमसन ने क्या कहा, इसकी मैंने बात कर ली। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड। थॉमसन के बाद जो साइंटिस्ट आया वो कौन था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को ये बात जो इसने बोली थॉमसन ने, ये बात उसके नहीं पची, तो उसने क्या किया? उसने थोड़ा मॉडिफाई किया। मॉडिफाई के लिए उसने क्या क्या किया उसकी मैं बात कर रहा हूं, देखना ध्यान से। सेकंड अपन पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड ने परमाणु की स्ट्रक्चर से लेके क्या क्या बातें की? इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को और क्या बोला जाता है? अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। अल्फा स्कैटरिंग मॉडल क्या बोला जाता है? अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। तो अल्फा स्कैटरिंग मॉडल क्या होता है? रदरफोर्ड ने कैसे अल्फा स्कैटरिंग मॉडल के आधार पर परमाणु की संरचना को समझाने का काम किया उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ये जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है? हीलियम आयन, 2 हीलियम 4। इसका मतलब एटॉमिक नंबर कितना है? 2, और जो इसका मास कितना है? 4। 2 हीलियम 4, इसको क्या बोला जाता है? अल्फा पार्टिकल। 2 हीलियम 4 को क्या बोला जाता है? अल्फा पार्टिकल। इसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई। बम्बार्डमेंट का मतलब बौछार करवाई। इसने क्या किया? एक ओरम या सोने की पन्नी ली। क्या ली? एक सोने की पन्नी ली। ये किसकी पन्नी है? सोने की, ओरम। सोने की पन्नी ली, इस पर क्या करवाया इसने? सोने की पन्नी पर अल्फा पार्टिकल्स की, अल्फा कण बम्बार्डमेंट करवाई। अल्फा पार्टिकल्स की क्या करवाई? बम्बार्डमेंट के दौरान इसने क्या किया? इस पे बम्बार्डमेंट करवाया, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट का मतलब ये इस पन्नी से टकराएंगे अल्फा पार्टिकल्स की यहाँ पे क्या करवाई? बम्बार्डमेंट करवाई। इस अल्फा पन्नी से कुछ से अल्फा कण क्या हुए? इस पन्नी को पार कर यहाँ से दूर चले गए। दूर जब जाएंगे तो जिस पन्नी से टकराएंगे उसमें इसने क्या काम में लिया था? जिंक सल्फाइड की क्या लिए गए? परत ले ली। जिंक सल्फाइड की परत ली, जिसके कारण इसने क्यों रखी है परत? क्योंकि इस पन्नी से टकराने के बाद कुछ अल्फा पार्टिकल्स इसको पार कर गए थे। इसका मतलब ये जब पार करेंगे अल्फा पार्टिकल्स तो यहाँ पे टकराएंगे। टकराने वाला इसने सोर्स क्या लिया? जिंक सल्फाइड की एक पन्नी ली। तो यहाँ पे क्या होगा? अल्फा पार्टिकल्स इस पन्नी से टकराएंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस पन्नी से टकराएंगे। जो सीधे निकल गए थे इस पन्नी को पार करते हुए, वो कहाँ पे टकराए? जिंक सल्फाइड की पन्नी पर। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए? पन्नी को पार नहीं कर पाए, वो क्या हो गए? वापस लौट आए। कुछ का मतलब क्या हुआ? बहुत ही कम,
जैसे मैं बात करूं यहाँ पे कुछ अल्फा पार्टिकल्स की, तो जैसे 20,000 अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवाई गई, तो कम से कम 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, इस पन्नी को टकरा कर वापस आ गया। इसके अंदर पूरा कंप्लीटली आगे अल्फा पार्टिकल पार नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल इस पन्नी से टकरा कर क्या हुआ, वापस आ गया, और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, इसको पन्नी को पार कर गए। किससे टकरा गए, जिंक सल्फेट की पन्नी से। तो रदरफोर्ड ने क्या सोचा, रदरफोर्ड जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो रदरफोर्ड ने सोचा कुछ अल्फा पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं, कुछ जिंक सल्फेट की पन्नी से टकरा रहे हैं। इसका मतलब इसने क्या निष्कर्ष निकाला कि अल्फा पार्टिकल्स बहुत कम है। अल्फा पार्टिकल 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, एक इस सोने की पन्नी को वापस टकरा कर वापस आ गया, और अधिकांश जो अल्फा पार्टिकल्स सोने की पन्नी को पार कर जिंक सल्फाइड की परत को पार कर गए। तो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उसने क्या क्या निष्कर्ष निकाला, तो देखना ध्यान से। तो उसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो वापस आ रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल इस सोने की पन्नी को पार कर गए थे। तो परमाणु की संरचना, इस आधार पर इसने क्या निष्कर्ष निकाला, इस अल्फा पार्टिकल्स के बॉम्बार्डमेंट के बाद जो निष्कर्ष निकाला उसमें बताया गया रदरफोर्ड के द्वारा। तो इस अल्फा पार्टिकल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर इसने निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष के दौरान सबसे पहले इसने क्या कहा, निष्कर्ष के दौरान सबसे पहले इसने बोला परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, वैकेंट होता है। इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर इसने क्या बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है। एक और बोला इसने निष्कर्ष के तौर पर अल्फा पार्टिकल्स की संख्या अगर कंप्लीटली क्या हो रही थी, सोने की पन्नी को जब पार कर रही थी, इसका मतलब इसने क्या बताया, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है। मैंने कहा 20,000 पार्टिकल्स में से कम एक पार्टिकल क्या था जो सोने की पन्नी को टकरा कर वापस आ गया। इसका मतलब इसने क्या कहा, परमाणु का अधिकांश धनावेश, परमाणु का अधिकांश धनावेश, अधिकांश में कंप्लीटली आ गया, या मैं इसको बोल दूं पूर्ण धनावेश, और इसका द्रव्यमान, तो परमाणु का अधिकांशतः या पूर्णतः जो इसका क्या द्रव्यमान और धनावेश, पूर्ण धनावेश और इसका द्रव्यमान परमाणु के सेंटर में होता है, परमाणु के सेंटर में स्थित होता है, सेंटर में स्थित होता है, जिसको रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया, जिसे नाभिक कहा गया। क्या कहा गया, नाभिक, जिसे नाभिक नाम दिया गया। तो नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। कैसे, किस आधार पर की, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर। इसने बताया परमाणु का अधिकांश या पूर्ण धनावेश और इसका द्रव्यमान परमाणु के सेंटर में स्थित होता है, जिसको क्या बोला उसने, नाभिक नाम दिया गया था। तो नाभिक की खोज अगर कोई पूछे तो किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। एक और बात बोली थी इसने, देखना थर्ड इसका जो कंक्लूजन है वो क्या था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं
परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इसने क्या कहा था, सबसे पहले तो कहा था परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है क्योंकि इसमें अधिकांश अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, सोने की पन्नी को पार कर गए थे। उसके बाद इसने बोला परमाणु का अधिकांशतः भाग इसका पूर्णतः धनावेश और इसका द्रव्यमान परमाणु के सेंटर में स्थित होता है, जिसे क्या कहा गया, नाभिक कहा गया। एक इसने बोला परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने का मतलब क्या हुआ, इसने बोला जिस तरीके से उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिस तरीके से उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से क्या होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये किसका मॉडल हो गया, एक्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने एटम को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंटल इसका कंक्लूजन निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग हौसला होता है और परमाणु का अधिकांश धनावेश और इसका द्रव्यमान परमाणु के सेंटर मध्य भाग में स्थित होता है, जिसे क्या नाम दिया गया था, नाभिक आ गया। और परमाणु में क्या होता है, जिस तरीके से उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये किसका मॉडल हो गया, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो कोई पूछ ले अपने को कि नाभिक की खोज किसने की, तो क्या बताएंगे, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग प्रयोग के आधार पर यह पता चला कि परमाणु में क्या होता है, परमाणु का अधिकांशतः तो धनावेश और उसका द्रव्यमान इस परमाणु के मध्य भाग में स्थित होता है, जिसको क्या बोला गया, नाभिक। तो नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। अब बात आती है नाभिक की। नाभिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कई बार क्वेश्चन नाभिक को लेकर भी आ जाते हैं, नाभिक की रेडियस, नाभिक की जो इसका न्यूक्लियस है, इसका वॉल्यूम है, नाभिक के बारे में उसकी त्रिज्या से रिलेटेड, उसके आयतन से रिलेटेड, परमाणु का आयतन कितना होता है, एक दूसरे को कोरिलेट करके कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखना ध्यान से। नाभिक की तो बात होगी, नाभिक क्या होता है, रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग अपने बात कर ली। नाभिक या न्यूक्लियस, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं, देखना ध्यान से। न्यूक्लियस क्वेश्चन में ऐसे बोला जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नाभिक की त्रिज्या बताओ, परमाणु में नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। नाभिक की त्रिज्या फिक्स होती है, नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होती है, फिक्स होती है। नाभिक की त्रिज्या या उसकी रेडियस, न्यूक्लियस रेडियस की जो कोटि है वो क्या होती है, फिक्स होती है। कितनी होती है, 1 फर्मी। 1 फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इस मीटर की जगह जब 100 रखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। इसी तरीके से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार या उसकी क्या पूछ लेता है, त्रिज्या। परमाणु के आकार की कोटि, परमाणु के आकार की कोटि कितनी बोली जाती है, यहाँ पे 10⁻⁻10 कितनी बोली जाती है, 10⁻⁻10 मीटर, या इसको क्या बोल सकता हूं मैं, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछ जाते हैं, या तो अपने वो पूछता है नाभिक की त्रिज्या की कोटि बताओ, तो कितनी होती है, 1 फर्मी। 1 फर्मी, ये एफ क्या है, फर्मी। एफ क्या है, फर्मी। 1 फर्मी बराबर कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। या क्या पूछ लेता है, परमाणु की त्रिज्या की कोटि, त्रिज्या या उसकी आकार, परमाणु का आकार या उसकी त्रिज्या रेडियस, उसकी कोटि क्या होती है, 10⁻⁻10 मीटर। तो ज्यादा किसकी होती है, ये पूछ लेता है कई बार कि परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या में ज्यादा किसकी है, 10⁻⁸ परमाणु की त्रिज्या ज्यादा होगी, क्योंकि परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है। तो सिंपल है, ऐसे देखना ध्यान से, 10⁻⁻13 है, 10⁻⁸ है, ऐसे मत कह देना कि 10⁻⁻13 ज्यादा होता है 10⁻⁸ से। ध्यान से देखना, 10⁻⁸ और 10⁻13, इसका मतलब ज्यादा कौन सी हुई, 10⁻⁸। जब पावर के
आगे क्या लगाओ, माइनस लगा हुआ, तो जो संख्या जितनी कम होगी, जितनी संख्या कम होगी, माइनस अगर पावर है तो जितनी संख्या कम होगी उतनी ही ज्यादा होगी। तो परमाणु की त्रिज्या की कोटि क्या होती है, नाभिक की त्रिज्या की कोटि से ज्यादा होती है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, जैसे ये तो हो गया त्रिज्या का क्वेश्चन, कई बार आयतन भी पूछ लेता है। त्रिज्या और आयतन को अपन इजीली बता सकते हैं। जैसे आयतन किसका, सबसे पहले मैं बात करूं तो नाभिक का पूछ लेता है, नाभिक का आयतन बताओ। नाभिक क्या होता है जी, स्फेयर होता है, स्फेयर फॉर्म में होता है, गोले के रूप में होता है, तो उसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब का मतलब अपने को क्या चेक करना है, इसकी कोटि। आर क्यूब का मतलब ये आर किसकी होगी, न्यूक्लियस की, आर एन। तो नाभिक की त्रिज्या मैंने कितनी की, इसकी कोटि कितनी होती है 10⁻⁻15। अगर इसकी जगह मैं 10⁻⁻15 रख देता हूं और इसकी पावर कितनी होगी 3। अपने को कोटि चेक करनी है, इसकी वैल्यू मैं अभी काम में नहीं ले रहा हूं, अपने को डायरेक्ट क्या बतानी है, कोटि बतानी है। तो इसकी कोटि कैसे होगी देखना, 10⁻⁻50 पे इस पे क्या है, क्यूब है, क्यूब का मतलब 10⁻⁻45 कितना हो गया 45। तो मैंने कहा इसकी जो कोटि कितनी होगी, इसका आयतन कितना हो गया कोटि के रूप में 10⁻⁻45। इसी तरीके से क्या पूछ लेता है, आयतन पूछ लेता है किसका, परमाणु का। तो देखना ध्यान से, परमाणु का क्या पूछ लेता है, आयतन। परमाणु का आयतन बताओ। तो परमाणु का आयतन के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे 4/3 पाई आर क्यूब, परमाणु भी एक स्फेरिकल फॉर्म में है, यहाँ पे त्रिज्या ये आर है, किसकी होगी, एटम की। तो यहाँ पे क्या होगा 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर ए का मतलब अभी अपने बोला था आर ए रेडियस ऑफ एटम कितनी होती है 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁸ सेंटीमीटर। 10⁻�10 रखेंगे, इसकी पावर कितनी 3। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे ये इसको सॉल्व करने से जो कितनी आएगी 488/21 इंटू 10⁻⁻30। तो ये जो फॉर्म है, ये जो घात के घातांक के रूप में जो फॉर्म है, घात के रूप में, पावर के रूप में फॉर्म है, ये इसकी क्या कहलाती है, कोटि। तो अपने को क्या देखनी है, कोटि। इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा, किसी एटम का वॉल्यूम कितना होता है वो इसको सॉल्व करने से आ जाएगा। अपने को क्या चाहिए, इसकी कोटि। कोटि कितनी होती है, कोटि इसको बोला जाता है 10⁻⁻30 को। अब बात आती है किसी परमाणु के आयतन और नाभिक के आयतन में कंपैरेटिवली रेशियो पूछ ले। क्वेश्चन क्या हो सकता है, नाभिक और परमाणु के आयतन का रेशियो पूछ लेता है कई बार। उसको कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से। मैंने कहा कई बार क्या पूछ लेता है, नाभिक का आयतन और क्या पूछ लेता है, परमाणु के आयतन का रेशियो क्या होगा। तो मैंने कहा नाभिक आयतन, नाभिक क्या है स्फेरिकल फॉर्म में, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये आर किसकी होगी, न्यूक्लियस की, अपॉन 4/3 आर क्यूब, ये आर किसकी होगी, एटम की। तो उसमें वैल्यू रख देते हैं, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, आर ऑफ न्यूक्लियस रेडियस अपॉन रेडियस ऑफ एटम की पावर क्यूब। इसकी मैंने कितनी बात की थी, न्यूक्लियस कितनी होती है 10⁻⁻15 मीटर की पावर क्यूब, और इसकी मैंने कितनी बोली 10⁻10 मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा
10 टू पावर माइनस 45 अपॉन 10 टू पावर माइनस 30, यहाँ पे कितनी होगी 10 टू पावर माइनस 15, कितनी होगी 10 टू पावर माइनस 15। 10 टू पावर माइनस 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 10 टू पावर प्लस 15, ये भी सही है और 10 टू पावर माइनस 15 भी सही है। तो क्वेश्चन में अपने को क्या दे दे कि नाभिक आयतन और परमाणु के आयतन का रेशियो कैसे ज्ञात किया जाता है उसकी मैंने बात कर ली कि अपने क्या किया, इस रेडियस न्यूक्लियस रेडियस और एटॉमिक रेडियस से अपने को रेशियो ले लिया, उसके आधार पर अपन इसका क्यूब फॉर्म लेकर क्या निकाल ली, इस दोनों का रेशियो, नाभिक और परमाणु के आयतन दोनों का रेशियो निकाले। तो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, अपने को क्या पूछ लेता है, ये तो डायरेक्ट पूछ लेगा नाभिक का आयतन बताओ, परमाणु का आयतन बताओ, नाभिक की जो त्रिज्या है उसकी कोटि बताओ, परमाणु की त्रिज्या की कोटि बताओ। तो इसका अपने को बेसिकली इसको ध्यान में रखना है। ये तो बात हो गई रेडियस की और इसके वॉल्यूम की। अब बात आती है नाभिक की त्रिज्या का द्रव्यमान संख्या मास नंबर के साथ क्या रिलेशन होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो नाभिक की त्रिज्या का द्रव्यमान संख्या के साथ क्या रिलेशन होता है उसकी मैं बात करूं। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया था, कौन सा फॉर्मूला देखना, ऐसे बोला जाता है कि नाभिक की त्रिज्या, मैंने क्या कहा, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किसके समानुपाती बोली जाती है, जो मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या की जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, नाभिक की त्रिज्या इस मास नंबर ए, यहाँ पे क्या है मास नंबर या द्रव्यमान संख्या, ए यहाँ पे क्या है द्रव्यमान संख्या। तो मैंने कहा किसी नाभिक की त्रिज्या किसके समानुपाती होती है, द्रव्यमान संख्या की, ये जो क्यूब रूट है इसके समानुपाती होती है। जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया जाता है, समानुपाती चिन्ह को हटाया जाता है, तो Rn इजिकल टू क्या होता है, R0 इंटू क्या हो गया, A का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या की क्यूब रूट। तो फॉर्मूला क्या हो गया, किसके बीच रिलेशन हो गया, ये नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में क्या रिलेशन होता है, इसका ये फॉर्मूला याद रखना है। इस पर बेस कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि नाभिक की त्रिज्या दे देगा या क्या पूछ लेगा अपने को, ये जो मास नंबर पूछ लेगा, ये अपने को क्या दे देगा, नाभिक की त्रिज्या ये जो नाभिक की त्रिज्या दे देगा और अपने को क्या पूछ लेगा, द्रव्यमान संख्या पूछ लेगा। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी अपन बात करेंगे। अब बात आती है R0 क्या होता है, ये R0 क्या है, कांस्टेंट, ये R0 क्या है, कांस्टेंट, R0 क्या है, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है देखना ध्यान से, वैल्यू इसकी बोली जाती है 4/3 इंटू 4/3। इसका मतलब क्या हुआ 1.33, क्या हुआ 1.33, 1.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 क्या बोला जाता है इसकी सेंटीमीटर। R0 की वैल्यू होती है, क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो R0 की वैल्यू मैंने कितनी बताई यहाँ पे 1.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 13, या मैं क्या बोल दूं इसको 4/3 का मतलब क्या हुआ, इस 4/3 को अलग से सोल्व कर लेता हूँ तो R0 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 4/3 को मैं अलग ले लेता हूँ, जैसे 4/3 का मतलब क्या है 1.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, या तो R0 की वैल्यू ये बोली जाती है, या मैं कैसे बोल देता हूँ इसको 1.33 इंटू, अगर मीटर में लिखूं तो मीटर में क्या होगा 10 टू पावर माइनस 15, 10 टू पावर माइनस 15 मीटर हो जाएगी। तो मीटर में इसकी वैल्यू क्या होती है 1.33 10 टू पावर माइनस 15, और सेंटीमीटर में क्या होगी 1.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 13। इस फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं, 1.33 ना लिखे 4/3 इंटू 10 टू पावर माइनस 13, या कैसे लिख सकते हैं 4/3, या इसको कैसे लिखते हैं 4/3 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। इस वैल्यू को डायरेक्ट याद रखना है। अब किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इजीली फॉर्मूले बेस्ड अपन क्वेश्चन है सोल्व कर सकते हैं। तो देखना क्वेश्चन कैसे आते हैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ। नाभिक की त्रिज्या और ये जो मास नंबर है इसमें क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ।
जैसे अपने को क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन क्या पूछ लिए, द्रव्यमान संख्या कितनी है, अपने को 27 दे रखी है। द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है, 27 दे रखी है। और अपने को क्या पूछ ले, नाभिक की त्रिज्या, उस नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी। तो द्रव्यमान संख्या 27 वाले एक नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे देखना ध्यान से। अपना फॉर्मूला क्या होता है, Rn का मतलब न्यूक्लियस की रेडियस, नाभिक की त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है, R0 इंटू ये क्या होती है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर की 1/3 का मतलब क्या हो गया, इसकी क्यूब रूट होती है। तो अपन इसकी वैल्यू रख दें। अपने को क्या करना है, नाभिक की त्रिज्या, इसका मतलब है Rn की वैल्यू पूछी है। Rn की वैल्यू क्या होगी, R0 की वैल्यू मैंने फिक्स बोली थी यहाँ पे अभी। R0 की वैल्यू कितनी होती है, 4/3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4/3 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। ये अपने क्वेश्चन में अगर नहीं दे रखा है तो अपन कौन सी वैल्यू यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि मीटर में बताओ, सेंटीमीटर में बताओ, तो उसके हिसाब से अपन काम में ले लेंगे। अभी मैं यहाँ पे क्या काम में ले रहा हूँ, मीटर वाली काम में ले रहा हूँ। कौन सी, मीटर वाली। जब कुछ निकाला जाए तो अपने को क्या काम में लेना है, मीटर वाली। तो 4/3 इंटू 10⁻15 मीटर इंटू ए कितना दे रखा है, ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है द्रव्यमान संख्या, ए की वैल्यू कितनी है, 27। तो 27 की क्या होगी यहाँ पे, क्यूब रूट हो जाएगा इसका 1/3, 27 का क्यूब रूट। अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो Rn इक्वल टू 4/3 इंटू 10⁻15 मीटर इंटू इसका जो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 इंटू 10⁻15 इंटू 4/3 का मतलब क्या हो गया, 1.33। तो Rn की वैल्यू कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेट कितनी आ जाएगी, 4.0 और कितनी 4.09 इंटू 10⁻15 मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अगर अपने को क्या दे दे, क्वेश्चन में द्रव्यमान संख्या दे रखी है, अपने को क्या पूछ ले, नाभिक की त्रिज्या बताओ कितनी होगी। तो अपना फॉर्मूला लगाना है, उसमें एक ही वैल्यू रखनी है और नाभिक की त्रिज्या को कैलकुलेट करना है। तो ये तो अपनी बात हो गई नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं जिसमें द्रव्यमान संख्या का रेशियो पूछ सकता है। द्रव्यमान संख्या देकर अपने को नाभिक की त्रिज्याओं का रेशियो पूछ सकता है। दो द्रव्यमान संख्या देखिए अपने को क्या पूछ सकता है, नाभिक की त्रिज्याओं का रेशियो पूछ सकता है। इसीलिए अपन फॉर्मूला लगाकर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जो अपने रदरफोर्ड की बात कर रहे थे, रदरफोर्ड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था, उसके आधार पर एक बात बोली जाती है। मैंने कहा अधिकांशतः अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए थे, विक्षेपित हो गए थे। सोने की पन्नी को अधिकांशतः पार्टिकल पार कर गए थे। इसका मतलब क्या हुआ, उस जिंक सल्फेट की पन्नी से टकराए थे और कुछ पार्टिकल 20,000 में से कोई एक पार्टिकल क्या हुआ, सोने की पन्नी से टकराकर वापस आ गया था। तो इसी के आधार पर, इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर क्या बोला जाता है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में, किसमें, अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग में किसी निश्चित कोण थीटा से, किसी निश्चित कोण थीटा से, कोई निश्चित कोण थीटा, जैसे मैं अगर बात करूं अल्फा पार्टिकल्स को जब सोने की पन्नी पर जब बम्बार्डमेंट करवाई गई, उसकी बौछार करवाई गई, तो वो क्या थी, एक उसके बाद जो सोने की पन्नी से टकराकर जो इसकी जिंक सल्फेट से टक्कर थी, वो क्या हो रही थी, एक फिक्स्ड अल्फा पार्टिकल्स, या उसकी मैं बात करूं एक निश्चित एक फिक्स्ड थीटा कोण से जा रही थी। उसकी वैल्यू क्या थी, वहां पे कोई थीटा कोण, अलग अलग थीटा कोण से क्या हो रही थी, जिंक सल्फेट की पन्नी से टकराने की टेंडेंसी हो रही थी। तो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में किसी निश्चित थीटा कोण से विक्षेपित होने वाले, विक्षेपित या गुजरने वाले, विक्षेपित होने वाले अल्फा पार्टिकल्स की जो संख्या है,
अल्फा पार्टिकल्स की संख्या और थीटा में रिलेशन क्या बताया जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। किसके आधार पर बता रहा हूँ? ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर अल्फा पार्टिकल्स जो सोने की पन्नी को टकराकर जिंक सल्फेट की पन्नी पर आ गए थे, वो पार्टिकल किसी निश्चित कोण थीटा से क्या हो रहे थे? विक्षेपित हो रहे थे। अलग अलग थीटा कोण से विक्षेपित होना, इसका मतलब क्या होना? अल्फा पार्टिकल्स की संख्या और थीटा में क्या रिलेशन होता है? ये किसके द्वारा बताया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा। तो क्या रिलेशन बताया उसने? जो अल्फा पार्टिकल्स की संख्या, इन अल्फा पार्टिकल संख्या को मैं मान लेता हूँ, क्या मान लूँ? n मान लूँ, कैपिटल N। तो ये जो संख्या है n, ये किसके समानुपाती होगी? 1/sin की पावर 4 θ/2। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है कि किसी निश्चित कोण थीटा से अल्फा पार्टिकल विक्षेपित होने वाले अल्फा पार्टिकल्स की जो संख्या है उस और जो निश्चित कोण था थीटा, उसमें क्या संबंध होता है? जो संख्या होती है वो किसके समानुपाती होती है? 1/sin 4 θ/2। डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, अपने को क्या दे देता है? निश्चित कोण दे देता है, थीटा दे देता है। उसके बाद अपने को क्या पूछ लेता है? अल्फा पार्टिकल्स की संख्या, इसमें बताओ डायरेक्ट कितनी आएगी, और रेशियो पूछ लेता है। अल्फा पार्टिकल्स की संख्या का रेशियो क्या होगा? तो थीटा के आधार पर अपन इजीली ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जो संख्या है वो किसके समानुपाती होती है? 1/sin 4 θ/2 के। अब बात आती है अल्फा स्कैटरिंग प्रयोग में और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन और क्या क्या पूछे जा सकते हैं इसमें, उसकी मैं बात कर रहा हूं। जैसे और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में? जैसे निम्न में से कौन सी धातु अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग देगी? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग देगी। ऑप्शन क्या दे दे अपने को? सबसे पहले ऑप्शन दे दे कॉपर, सेकंड ऑप्शन अपने को क्या दे दे? सिल्वर, थर्ड ऑप्शन दे दे ओरम सोना, फोर्थ ऑप्शन क्या दे दे? ऑल ऑफ दीज, सभी। तो अपन ने पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में किसकी पन्नी काम में ली थी? ओरम की पन्नी पर क्या करवाई? अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। तो अपने वो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? देखो, रदरफोर्ड का नाम भी नहीं लिया गया क्वेश्चन में, कहीं भी रदरफोर्ड का नाम नहीं है। जब क्वेश्चन में रदरफोर्ड का नाम नहीं है, इसका मतलब ये अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग रदरफोर्ड के बारे में नहीं पूछ रहा। इसका मतलब अपने को यहाँ पे क्या देगा? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा पार्टिकल्स की जगह अपन और कौन कौन सी धातु काम में ले सकते हैं? कॉपर भी ली जा सकती है, सिल्वर भी ली जा सकती है, ओरम भी। ये बात अलग है कि जो रदरफोर्ड है उसने कौन सी पन्नी काम में ली थी? सोने की पन्नी, ओरम की पन्नी काम में ली थी। क्वेश्चन में रदरफोर्ड का नाम जब नहीं दिया गया हो तो अपने को क्या बताना है? ऑल ऑफ दीज। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी धातु अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग देगी? अगर इसमें रदरफोर्ड का नाम दिया होता तो अपना आंसर क्या होता? ओरम, सोने की पन्नी काम में ली थी एक्सपेरिमेंट में। अभी अपना आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। तो इस पर एक बेस्ड स्टेटमेंट आता है, उसको ध्यान में रखना है। इस चीज को लेकर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि रदरफोर्ड ने ओरम की पन्नी काम में ली थी, यहाँ पे अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में ओरम क्यों नहीं आया? ऑल ऑफ दीज कैसे आ गया? उसके लिए मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ, स्टेटमेंट को ध्यान में रखना। तो डी ब्लॉक की सभी, एक बात याद रखना, डी ब्लॉक केमिस्ट्री में वैसे पढ़ लेंगे। डी ब्लॉक में सभी भारी धातुएं
अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग दे सकती हैं। क्या दे सकती हैं? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग दे सकती हैं। इस बात को ध्यान में रखना। मैंने कहा डी ब्लॉक में सभी भारी धातुएं का मतलब हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स में कौन सी आती है डी ब्लॉक में? जैसे कॉपर, सिल्वर, और जैसे अगर मैं बात करूं तो निकल, और भी भारी धातुएं हो सकती हैं जिसमें क्या हो, डी ब्लॉक की जो भारी धातुएं वो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सभी हैवी मेटल्स किसकी? डी ब्लॉक्स की अल्फा प्रयोग दे सकती है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग दे सकती है। तो अगर बात करें रदरफोर्ड की, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए अपने से। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में काम में ली धातु होगी। अब अपने क्वेश्चन में क्या दे दिया? रदरफोर्ड का नाम दे दिया। अब अगर ऑप्शन पूछ ले अपने को कॉपर, सेकंड क्या पूछ ले? ओरम, थर्ड क्या पूछ ले? निकल, फोर्थ क्या पूछ ले? ऑल। तो अपने को क्या बताना है? जब क्वेश्चन में रदरफोर्ड का नाम आ गया तो अल्फा स्कैटरिंग प्रयोग एक्सपेरिमेंट ये किसने दिया? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इसने क्या काम में लिया अपने एक्सपेरिमेंट में? और हम सोने की पन्नी काम में लेती है। अपना आंसर क्या होगा? और हम सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो ये अपनी बात हो गई। सबसे पहले अपने क्या पढ़ा? कुछ परमाणु मॉडल दिए गए थे परमाणु के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सबसे पहले साइंटिस्ट आया था डॉल्टन ने नॉर्मल बता के छोड़ दिया था उस बात को। जनरली उसने क्या बोला कि परमाणु जो है वो छोटे से छोटा पार्टिकल होता है जिसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। उसके बाद कुछ मॉडल दिए गए, उसमें सबसे पहले कौन सा आया? थॉमसन, उसके बाद रदरफोर्ड। अब आएंगे बोहर मॉडल। इसके जो कमियां थी, इस रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए इसका जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो किसने दिया था? बोहर ने। उसके बाद सोमरफील्ड आएगा, वो अपनी बात एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को लेकर कुछ और कहेगा। तो इसकी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बोहर मॉडल की चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको इसमें किसी भी तरीके की अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जो मैंने अभी तक पढ़ाया है इस चीज को आप बार बार रिवाइज करिए, तभी ये चीजें इजीली याद होगी। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।